Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So on day 24 of AWS सीरीज आज हम लोग बात करने वाले हैं AWS नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में। तो लोड बैलेंसर का जो जनरल काम होता है वो होता है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना बैकएंड सर्वर्स पे। बट अपने पास जैसे मल्टीपल प्रकार के लोड बैलेंसर्स होते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर हो गया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो गया, गेटवे लोड बैलेंसर हो गया। तो ये सारे लोड बैलेंसर डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो में। फिलहाल हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में। तो जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है बेसिकली वो यूज़ करता है OSI मॉडल को, और OSI मॉडल में बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं। तो जो नेटवर्क लोड बैलेंसर काम करता है वो फोर्थ लेयर पे काम करता है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये बेसिकली हेल्प करता है कि हमारा डेटा कैसे फ्लो होगा हमारे नेटवर्क में। तो ये OSI मॉडल का काम होता है बेसिकली, डेटा को कैसे, मतलब किस तरीके से डेटा फ्लो होगा। हम लोग किसी और वीडियो में OSI मॉडल को डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो हमारे OSI मॉडल की लेयर 4 जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया होता है इस तरीके से कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर सकता है, और जबकि एक और लो लेटेंसी भी बनाए रखता है। तो अगर लेटेंसी हमारी कम होगी तो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बढ़ जाता है। जो नेटवर्क लोड बैलेंसर्स होते हैं वो आइडियल होते हैं एप्लीकेशंस के लिए जिनको हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया नेटवर्क लोड बैलेंसर का काम। मतलब अगर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी देखेंगे तो उसका काम भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने का है, बट वो डिफरेंट लेयर पे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी OSI मॉडल के, ठीक है। अब इसके की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। जब हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर्स क्रिएट करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो एक लिसनर होता है बेसिकली कंपोनेंट नेटवर्क लोड बैलेंसर का। इसका काम होता है जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है उस कनेक्शन को या उस रिक्वेस्ट को चेक करना। उसके लिए यूज़ करता है प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स। मतलब कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ हुई है और कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ हुआ है, उस बेसिकली उस अकॉर्डिंग ये ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करता है। तो लिसनर का काम क्या हो गया? लिसनर का काम हो गया जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है उसको चेक करना थ्रू द प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स। इस पे जो प्रोटोकॉल सपोर्ट्स होती है नेटवर्क लोड बैलेंसर पे वो TCP हो गई, UDP हो गया, TLS हो गया एंड TCP_UDP। ये सारी प्रोटोकॉल सपोर्ट होती हैं। तो जब भी हम नेटवर्क लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हैं तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके लिए हमें TCP, UDP, TLS, TCP_UDP इन ही प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं कर सकते हैं लिसनर्स में, ठीक है। क्योंकि ये जो काम करता है अपना नेटवर्क लोड बैलेंसर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, जहाँ पे जो भी डेटा फ्लो होता है वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे होता है, ठीक है। हर एक लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल सपोर्टेड होती है OSI मॉडल के। तो हो गया लिसनर का काम। अब अगला होगा कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए, वो हो गया टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप बेसिकली क्या करता है, हमारे जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से उसको आगे भेजता है किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन और एप्लीकेशन चल रही होती है, यूजिंग द प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो लिसनर का काम हो गया पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट को चेक करना जो क्लाइंट से आ रही है फ्रॉम द प्रोटोकॉल TCP UDP इन प्रोटोकॉल्स से। फिर टारगेट ग्रुप का काम क्या हो गया, जो लिसनर से आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई उसको बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे भेजना फ्रॉम द पोर्ट नंबर और सॉरी प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग हेल्थ चेक भी कॉन्फ़िगर करते हैं कि हाँ हर एक जो भी बैकएंड सर्वर्स होते हैं टारगेट ग्रुप में मल्टीपल, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे EC2 इंस्टेंस का ले रहे हैं। तो जो टारगेट ग्रुप होगा जो हम लोग क्रिएट करेंगे उसके अंदर मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस होंगे। तो ये हेल्थ चेक करता है कि हाँ ये EC2 इंस्टेंस हेल्दी है, यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या दूसरा EC2 इंस्टेंस अनहेल्दी है वहाँ पे हम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये हेल्थ चेक का काम होता है। फिर अगला कंपोनेंट होता है लोड बैलेंसर नोड्स।
तो जब हम लोग अवेलेबिलिटी जोन इनेबल करते हैं अपने लोड बैलेंसर पे, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, एक लोड बैलेंसर नोड उस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट कर देता है, जिसका काम होता है कि जो भी ट्रैफिक हमारा आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जो भी अपने टारगेट रजिस्टर्ड है उस अवेलेबिलिटी जोन में। ठीक है, तो ये मेजर और मैं कहूँगा कि मेन कंपोनेंट्स है नेटवर्क लोड बैलेंसर का, लिसनर, टारगेट ग्रुप और लोड बैलेंसर नोड। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। लिसनर का काम है जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही है उसको चेक करना फ्रॉम द पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, और जो प्रोटोकॉल सपोर्टेड है वो टीसीपी, यूडीपी, टीएलएस एंड टीसीपी_यूडीपी है। टारगेट ग्रुप क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। हेल्थ चेक क्या करता है, बेसिकली हेल्थ चेक वेरीफाई करता है कि हम जिस रिक्वेस्ट और जिस टारगेट पे या जिस EC2 इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं वो कैपेबल है उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए कि नहीं। फिर हो गया लोड बैलेंसर नोड। लोड बैलेंसर नोड हर एक अवेलेबिलिटी जोन में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिसका काम होता है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना उस EC2 इंस्टेंस पे जो कि उस अवेलेबिलिटी जोन में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये हो गए कंपोनेंट्स हमारे नेटवर्क लोड बैलेंसर के। अब हाउ डज NLB वर्क, लोड बैलेंसर काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली यूज़ करता है फ्लो हैश एल्गोरिथम का। जो भी हमारी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती हैं या जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती हैं वो बेसिकली यूज़ उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए ये यूज़ करता है फ्लो हैश एल्गोरिथम का। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम के बारे में हम लोग नहीं जा रहे हैं जानना, मतलब हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ नेटवर्क लोड बैलेंसर पे कौन सी एल्गोरिथम यूज़ हो रही है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये जो बेसिकली क्या करता है, हैश बेस्ड राउटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। जो भी नया कनेक्शन आता है तो नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ करता है हैश बेस्ड राउटिंग मैकेनिज्म। ये बेसिकली कैलकुलेट करता है हैश वैल्यू बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, लाइक सोर्स IP क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन IP क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग एक कैलकुलेट करके बताते हैं कि हाँ भाई किस टारगेट ग्रुप पे इस रिक्वेस्ट को भेजना है। ठीक है, इसको सिंपल लगते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं इस एल्गोरिथम में, बिकॉज ये मतलब हमें एक्चुअली काम की नहीं है ज़्यादा, बस हम लोगों को पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट आ गया अवेलेबिलिटी जोन का एंड लोड बैलेंसर नोड्स का। तो जब भी हम लोग कोई नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं हम लोगों को एक या एक से अधिक अवेलेबिलिटी जोन इनेबल करने ही करने होते हैं, और हर एक अवेलेबिलिटी जोन में AWS ऑटोमेटिकली एक लोड बैलेंसर नोड क्रिएट कर देता है, जिसका काम होता है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना उस अवेलेबिलिटी जोन में जो भी रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंस या टारगेट होता है। ठीक है, तो जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है तो जो DNS होता है हमारा लोड बैलेंसर का वो रिटर्न करता है 1 और मोर IP एड्रेसेस ईच करस्पॉन्डिंग टू अ लोड बैलेंसर नोड इन अ स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन। तो जैसे हमने कोई भी रिक्वेस्ट इनिशिएट की वो सबसे पहले जाएगी DNS नेम पे, बोल सकते हैं लोड बैलेंसर पे, वहाँ से फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी टारगेट ग्रुप पे और फिर वहाँ से जाएगी अवेलेबिलिटी जोन में, और जो भी नियरेस्ट अवेलेबिलिटी जोन होगा उससे क्लाइंट अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकता है और या उसको एक्सेस कर सकता है। फिर है टारगेट राउटिंग। तो बाई डिफॉल्ट ईच नोड राउट्स ट्रैफिक ओनली टू द रजिस्टर्ड टारगेट इन इट्स ओन अवेलेबिलिटी जोन। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे हमने एक अवेलेबिलिटी जोन इनेबल किया AP-South-1A, तो उस अवेलेबिलिटी जोन में जो भी हमारा EC2 इंस्टेंस होगा उस पर रिक्वेस्ट जाएगी बाई डिफॉल्ट। फिर एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का। अभी क्या हो रहा था, अगर मैं एक स्लाइड पीछे जाऊं, यहाँ पे जो ट्रैफिक राउट हो रहा था उसी अवेलेबिलिटी जोन में जा रहा था जिस पे बेसिकली हमारा टारगेट रजिस्टर्ड है। बट अगर हम लोगों ने क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल की है तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट को किसी भी टारगेट पे फॉरवर्ड कर सकता है, अगर वो उस अवेलेबिलिटी जोन में है या नहीं है, डजेंट मैटर, वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है। तो when cross zone load balancing is enabled, each network load balancer node
can send traffic to any healthy target in any availability zone even if the traffic come into a different availability zone। तो क्रॉस जोन का मतलब यही हो गया कि भाई हम किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, भले ही हमारा वहाँ पे टारगेट रजिस्टर्ड हो उस अवेलेबिलिटी जोन में या ना हो। ठीक है, इसके भी अपने फ़ायदे हैं। जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हो जाता है, हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाता है, और ऊपर से हम लोगों को हाई अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है हमारी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ मैंने, अगर क्रॉस जोन हमारा डिसेबल है तो क्या होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट आई यहाँ से। अब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट हमारी इस अवेलेबिलिटी जोन पे आई US-East-1A। अब इस अवेलेबिलिटी जोन में हमारा जो भी EC2 इंस्टेंस होगा रिक्वेस्ट उसी पे जाएगी। बट अगर क्रॉस जोन हमारा इनेबल है तो जो रिक्वेस्ट यहाँ पे सपोज इस अवेलेबिलिटी जोन में आई, बट ये फॉरवर्ड कर देगा किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में भी, जहाँ पे इसको देखेगा कि हाँ अगर इस अवेलेबिलिटी जोन पे हमारा EC2 इंस्टेंस हेल्दी है तो इस EC2 इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। ये बेनिफिट है क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट आर्किटेक्चर है जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करने वाले हैं, फिर एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे, 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, और यहाँ पे हम लोग 2 एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे दोनों EC2 इंस्टेंस पे। बेसिकली हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं NGINX वेब सर्वर को। ठीक है, तो चलिए इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इस स्लाइड्स पे बेसिकली स्टेप्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने हैं जब हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर को सेटअप करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने AWS कंसोल पे। तो मैं उस डायग्राम को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो हम अपने कंसोल पे लॉगिन करते हैं। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट BPC को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम चाहें तो हम कस्टम BPC भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट BPC क्रिएट कर रहे हैं, फालतू में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फिर से BPC क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग सिंपली जाके EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे। तो पहले EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और जिसका नाम दे देते हैं वेब ऐप 1, और यहाँ पे AMI हम यूज़ करेंगे U12 का। और यहाँ पे हम लोग अपना जो भी की पेयर हमारे पास ऑलरेडी है पहले से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नेटवर्क सेटिंग्स पे हम लोग क्या करेंगे, और सबनेट सेलेक्ट करेंगे जो कि AP South 1A, और सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग अपना एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो हमारे पास है लॉन्च विजार्ड 1 उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लॉन्च कर देते हैं। अब हमें एक और EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है जिसका नाम दे देते हैं हम लोग वेब ऐप 2, और अगेन हम लोग अपनी AMI को सिलेक्ट करेंगे U12 वाली, और यहाँ पे फिर हम लोग अपना जो भी की पेयर है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब नेटवर्क सेटिंग्स पे जाएंगे, हम लोग यहाँ पे सबनेट ले लेंगे फिर से AP South 1A। अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल करेंगे तो उस केस में हम लोग दूसरा अवेलेबिलिटी जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक EC2 इंस्टेंस AP South 1A में, दूसरा EC2 इंस्टेंस AP South 1C में। तो उस केस में भी हमारा लोड बैलेंसिंग काम करेगा, बट हम लोग क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी आज की वीडियो को थोड़ा सिंपल लगते हैं। ठीक है, फिर अगेन हम लोग अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे एग्जिस्टिंग 1 जो कि हमारा लॉन्च विजार्ड 1, और हम लोग लॉन्च कर देंगे EC2 इंस्टेंस को।
तो हम लोगों ने अभी क्या किया, 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च किए। अब हम लोग यहाँ पे nginx वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे दोनों EC2 इंस्टेंसेस में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो हम इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सॉरी रिफ्रेश करते हैं। तो हमारा वेब ऐप 1, इसको कनेक्ट किया। और हम लोग कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। अगर आप लोकल सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो तो SSH क्लाइंट का भी यूज कर सकते हो। सेम हम लोग कनेक्ट कर लेंगे अपना, सॉरी वेब ऐप 2 को भी, इसको अनचेक कर देते हैं, वेब ऐप 2, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाम भी आ रहा है नीचे, वेब ऐप 1। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैकेज इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, sudo apt अपडेट, सिंपल कमांड है। सेम कमांड हम लोग रन करेंगे अपने इस EC2 इंस्टेंस पे भी। इसको क्लियर कर देते हैं, sudo apt अपडेट। वापस चलते हैं EC2 इंस्टेंस पे। तो हमारा पैकेज इंडेक्स अपडेटेड हो गया है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे sudo apt इंस्टॉल nginx वेब सर्वर को, इसको कंफर्म कर देते हैं। सेम हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, sudo apt इंस्टॉल nginx, इसको भी कंफर्म कर देते हैं। अब वेरीफाई कैसे करेंगे हमारा nginx इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ से पब्लिक IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और इसको ब्राउज करते हैं। तो हम अपना होम पेज देख पा रहे हैं nginx वेब सर्वर का। सेम हम लोग वेब ऐप 2 का भी पब्लिक IP एड्रेस ले लेते हैं और इसको भी ब्राउज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग होम पेज देख पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी, हम लोगों को कैसे पता चलेगा किस सर्वर से हमारा ट्रैफिक आ रहा है या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों EC2 इंस्टेंस को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देते हैं, तो इससे ईजिली पता रहे कि हाँ किस सर्वर से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं, पहले वेब ऐप 2 पे कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं cd/bar/www/html, cd/bar, let me go to cd www, let me do ls, तो यहाँ पे html। तो अब यहाँ पे हम ls करेंगे तो ये है डिफ़ॉल्ट html पेज हमारे nginx का, ठीक है। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे वेलकम टू nginx, यहाँ पे दे देते हैं वेब हाइफन ऐप 2। तो इससे पता रहेगा कि हाँ रिस्पॉन्स हमारा इस सर्वर से आ रहा है। तो इसको सेव कर देते हैं। ओके, परमिशन डिनाइड बता रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। पहले हम लोगों को परमिशन देनी होगी इस फाइल को, sudo chmod और 777 फुल परमिशन दे देता हूँ मैं। अब इसको फिर से एडिट करते हैं और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, सॉरी हेडिंग पे वेलकम टू nginx वेब हाइफन ऐप 2, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। अब अगर हम अपना जो IP है 154 इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है वेब ऐप 2। सेम हम लोगों को इस वेब ऐप 1 पे भी करना है, ठीक है। तो हम लोग वहीं इस सर्वर पे जाएंगे, इसको क्लियर करते हैं, cd/bar cd/www/html, ठीक है। सिंगल डायरेक्टरी शायद जाएगा, cd/www/cd/html, इसको क्लियर कर देते हैं, ls करते हैं। तो हमारे पास ये फाइल, इसको परमिशन दे देते हैं, sudo chmod 777, ठीक है। अब हम लोग अगेन इस फाइल को एडिट करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं वेब ऐप 1, वेब ऐप 1। अब इसको सेव कर देते हैं। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं
तो अब हम लोगों को पता रहेगा कि जो हमारा लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है वो वेब ऐप सब 1 सर्वर से आ रहा है या वेब ऐप 2 सर्वर से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं अपने अब नेटवर्क लोड बैलेंसर को सेटअप करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे देख सकते हो, और नीचे आ रहा है लोड बैलेंसिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा एक टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले टारगेट ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं क्रिएट टारगेट ग्रुप। यहाँ पे टारगेट टाइप हम लोग इंस्टेंस ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं, चलो माई टारगेट ग्रुप दे देते हैं, माई टारगेट ग्रुप। और यहाँ पे प्रोटोकॉल हम लोग HTTP सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे TCP यूज़ करेंगे क्योंकि जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर 4 पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट VPC, हेल्थ चेक के लिए HTTP, ठीक है, और बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट कर देते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंक्लूड एज पेंडिंग कर देते हैं। तो हमारा टारगेट ग्रुप सेटअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाके नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, सॉरी रजिस्टर्ड करके, इसको मैं भूल गया करना। तो अभी यहाँ पे हेल्थ स्टेटस अनयूज्ड आ रहा है। जब हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर सेटअप कर देंगे तो ये स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब चलते हैं लोड बैलेंसिंग के अंदर लोड बैलेंसर पे और क्रिएट करते हैं लोड बैलेंसर। तो हमारे यहाँ पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। तो हम लोग फोकस करने वाले हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर पे। तो इसको क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं माई NLB दे देते हैं। अब यहाँ पे आपको किस टाइप का चाहिए, इंटरनेट फेशिंग या इंटरनल फेशिंग, तो हम लोग इंटरनेट फेशिंग सेलेक्ट करेंगे। लोड बैलेंसर IP एड्रेस टाइप IPv4 डुअल स्टैक, तो हम लोग IPv4 करेंगे। और यहाँ पे हम लोग अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेंगे AP South 1। और सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग अपना डिफ़ॉल्ट जो कि लॉन्च विजार्ड 1 है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे लिसनर पे आप देख सकते हो TCP यूज़ करने वाला है। यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जो कि है माई टारगेट ग्रुप। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं। यहाँ पे और भी एडवांस फीचर है लाइक AWS ग्लोबल एक्सीलेटर, तो ये हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे एडवांस लेवल की। तो इसको हम जाके क्रिएट कर देते हैं लोड बैलेंसर को। तो बता रहा है कि लोड बैलेंसर सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हम इसका यहाँ पे DNS नेम कॉपी कर लेते हैं और इससे एक्सेस करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हम लोगों ने जस्ट सेटअप किया हुआ है, तो 5 से 10 मिनट लेता है चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं एटलीस्ट 5 मिनट्स। तो अभी भी अगर इसका स्टेटस देखेंगे तो प्रोबीस नहीं है, मतलब अभी ये बैकग्राउंड में इसका कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। उसको रिफ़्रेश करते हैं तो अभी भी स्टेटस हमारा प्रोबीस नहीं है। जब इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा अवेलेबल, इट मीन्स हमारा लोड बैलेंसर सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। तो थोड़ा सा वेट और करते हैं। तो हमारा स्टेटस एक्टिव हो गया, इट मीन्स प्रोविजनिंग सक्सेसफुल हो गई है। और ये मतलब किस टाइप का सेटअप हुआ है, तो उसको अगर हम लोगों को देखना हो तो हम लोग रिसोर्सेस मैप पे जाएंगे तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ये लिसनर है, लिसनर से टारगेट ग्रुप पे जा रहा है, टारगेट ग्रुप से ये 2 टारगेट हैं इसके पास बैकग्राउंड में। तो ये बेसिकली वर्क फ्लो या मतलब ऐसे हमारा डेटा बेसिकली फ्लो होगा। तो हम लोग ये मैप भी देख सकते हैं, अगर कोई अनहेल्दी टारगेट मैप है तो उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग कर चलते हैं अपने इस पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी हम लोग रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास वेब ऐप 2 सर्वर से, ठीक है। इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं तो अभी वेब ऐप 2 से ही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक नया ब्राउज़र ओपन करता हूँ मैं। अब इस पर डाल के देखते हैं ये किस सर्वर पे जा रहा है लोड हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको डिसमिस कर देता हूँ, वेब ऐप 1 पे आ रहा है। इसको रिफ़्रेश फिर किया, वेब ऐप 1 पे जा रहा है, वेब ऐप 2 पे जा रहा है। मतलब हमारा जो लोड बैलेंसर है जो भी हम लोगों ने सेटअप किया है वो काम कर रहा है बढ़िया तरीके से।
क्योंकि ये दोनों बैक एंड टारगेट्स पे अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।